श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो तरंग प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तरंग 90.0 FM रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सामुदायिक रेडियो पर। और हमारा आज का विषय है सरसों के उन्नतशील फसलों की किस्में और बुआई, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तीकम सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। और मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान में। कार्यक्रम की कड़ी 100 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सरसों की उन्नतशील किस्में और बुआई के बारे में। सरसों भारत की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है, जो रबी मौसम में व्यापक रूप से बोई जाती है। यह न केवल खाद्य तेल का एक प्रमुख स्रोत है, बल्कि पशु चारे और हरी खाद के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरसों की उन्नत किस्मों के विकास से उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज ऐसी कई प्रजातियां उपलब्ध हैं जो रोग प्रतिरोधी, जल्दी पकने वाली और अधिक तेल देने वाली हैं। इसमें पूसा जयश्री, पूसा तरुणा, RH 749, RLC 3 जैसी प्रमुख किस्में शामिल हैं। उन्नत बीजों का चयन स्थानीय जलवायु और मिट्टी की स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए। सामान्यतः सरसों की बुआई अक्टूबर के मध्य से नवंबर के प्रारंभ तक की जाती है, जब तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अच्छे अंकुरण के लिए हल्की दोमट या मध्यम काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। उचित नमी, संतुलित खाद एवं समय पर निराई गुड़ाई से फसलों की उपज में काफी बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार उन्नतशील किस्मों के उपयोग और वैज्ञानिक बुवाई पद्धतियों को अपनाकर किसान सरसों उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तीकम सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जैसे कि आज हम सरसों की उन्नत किस्मों और उसकी बुआई के बारे में बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सरसों का अपने तिलहन उत्पादन में क्या महत्व होता है और यह कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल। सरसों की जो फसल है भारत में, ये बहुत ही प्रमुख तिलहन फसल है। मुख्य रूप से 3-4 तिलहन फसलें हैं, जिसमें से ये नंबर 1 पे है। हमारी जितनी भी तिलहन की जो आवश्यकता है या तेल की जो आपूर्ति होती है, उसमें करीब 1/3 भाग हमें सरसों से प्राप्त होता है। और सरसों की खेती भारत में मुख्य रूप से 8 मिलियन हेक्टेयर से अधिक एरिया में की जाती है और इससे करीब 12-13 मिलियन टन इससे उत्पादन होता है। इसकी जो उत्पादकता है वो करीब 14.5 टन प्रति हेक्टेयर है। और इसकी जहाँ महत्ता की बात करें तो इसका महत्व बहुत है, क्योंकि भारत देश तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं है। आपको ध्यान हो तो अभी 3 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पल्स मिशन लॉन्च किया है। इस तिलहन मिशन काफी पहले से है। करीब हमारे भारत देश में हम 50% से ज्यादा तिलहन दूसरे देशों से आयात करते हैं। उसको देखते हुए हमारी जो तिलहन फसलें हैं उसमें सरसों का बहुत बड़ा योगदान है। और सरसों की जो मुख्यतः खेती हमारे उत्तरी मैदानी जो राज्य हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, इन राज्यों में अधिक होती है। करीब 80% तक जो हमारा सरसों का जो उत्पादन है इन राज्यों से आता है। और हमारी जो तिलहन की जो आवश्यकता है उसको आपूर्ति करने में सरसों का बहुत योगदान। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हर फसल को उगाते हुए किसी उचित समय की बहुत जरूरत होती है कि कब और कैसे उसको उगाना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरसों की बुआई का उचित समय क्या है? बिल्कुल। देखो, सरसों हमें एक फसल लगती है, लेकिन सरसों एक फसल नहीं है। इसके अंदर कई प्रकार की प्रजातियां हैं जो सरसों जैसी है। आपने देखा होगा, एक सरसों होती है काली सरसों, जी सर, जिससे हम तेल निकालते हैं। एक पीली सरसों होती है जिसको अचार में प्रिजर्वेटिव करने में, अचार वगैरह बना, चटनी बनाने में, उसमें काम में लेते हैं। एक तारा मीरा होती है, एक तोरिया होती है और एक गोभी सरसों होती है। तो इस प्रकार से सरसों की जो ये 3-4 प्रकार की सरसों है और उनको लगाने का भी उसी हिसाब से एक समय है। इसका जो सरसों, जितनी भी जो सरसों है जो मैंने बताई, ये 4-5 जो सरसों के जो प्रकार हैं, ये हमारी इनकी बुवाई शुरू होती है 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक का उचित समय है। उस समय किसान भाइयों को इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। ये उचित समय है। जैसे हम जहाँ हम संरक्षित मृदा में इसकी खेती लेना चाहते हैं, जहाँ जो शुष्क एरिया हैं, ड्राईलैंड एरिया हैं, वहाँ जैसे इनकी खेती करना चाहते हैं, तो वहाँ उन क्षेत्रों में इसकी बुवाई हमें पहले करनी होती है। करीब 15 अक्टूबर जैसे अभी बारिश हो गई
तो ये बहुत ही सही उचित समय है। अक्टूबर का जो प्रथम पखवाड़ा है, अगर इसमें बारिश हो जाती है तो जो संरक्षित नमी है और जो नमी उपलब्ध है उसका उपयोग करते हुए हमें सरसों की बुवाई मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक कर देनी चाहिए। इसके बाद में जो सिंचित सरसों है, एक तो असिंचित हो गई, एक सिंचित हो गई। सिंचित की खेती हम 15 नवंबर तक कर सकते हैं। जैसे अभी खरीफ की फसलें हैं, धान खड़ा है खेत में, उसकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, तो उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद में उसमें सरसों लगा सकते हैं। या आपके ग्वार है या दूसरा मक्का है, ज्वार है, उसकी कटाई करके फिर आप तैयारी करके और 15 नवंबर तक सरसों की खेती कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम खेती करते हैं सरसों की, कुछ किसान भाई करते हैं, तो उस सरसों की फसल में कई परेशानी आती है। एक तो जैसे आपके उसमें माहुए की समस्या, कीड़े, एफिड, जो माहू है उसकी बहुत समस्या आती है। और जब फलियां बनती हैं वो समय एक ऐसा होता है कि उस समय बर्फ़ जम जाती है, पाले की समस्या आ जाती है, तो वो जो दाना है वो बहुत सिरबिल्ड हो जाएगा, दाना जो है उसका बहुत श्रिंक और मतलब पतला हो जाएगा, तो दाना नहीं बनेगा ठीक से, तो वो दिक्कत आती है। इसलिए सरसों की बुवाई हमें उचित समय पे 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के इस एक महीने के दौरान हमें ये जितनी भी हमारी विभिन्न प्रकार की जो सरसों है इनकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाई। तो सर आपने बात की थी कि सरसों पर पाला पड़ जाता है, तो उस पाले से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? हाँ, ये सरसों की जो पाला पड़ने की जो समस्या है, ये मुख्य रूप से हमारे जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं, जनवरी और दिसंबर एंड और जनवरी के महीने में ये समय आता है कि जब हमारा तापमान 4 डिग्री से नीचे चला जाता है तो बर्फ़ जम जाती है जी। तो उस परिस्थिति में क्या है कि बर्फ़ जमने से जो फलियों में दाना बन रहा होता है वो दाना नष्ट हो जाता है और दाना बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो हमारी फसल का जो उत्पादन है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हमारा उत्पादन कभी कभी 25 से 30-50% तक कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस जो बचाव किया जा सकता है, जैसे आजकल मौसम का जो अनुमान सभी जगह दिया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग होती है, तो पहले ही पता चल जाता है कि अब ठंड बढ़ने वाली है, तापमान गिरने वाला है, नीचे गिरने वाला है। तो जब ऐसी स्थिति, ऐसा तापमान जब बदलाव आता है, तापमान बहुत नीचे जा रहा है लगातार, तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को 2-3 बात ध्यान रखनी चाहिए। एक तो उस स्थिति में अपनी जो सरसों की फसल है उसमें या तो हल्की सिंचाई कर दें, सिंचाई कर देंगे तो पानी की मात्रा वहाँ ज़्यादा रहेगी तो वो पाले से बच जाएगी। दूसरा और एक उपाय है कि जो गंधक होती है, सल्फर के कई उत्पाद आते हैं, उनका अगर हम स्प्रे कर देते हैं हाँ तो भी हमारी फसल बच जाती है। जिसमें थायो यूरिया है उसका 0.1% अगर स्प्रे कर देंगे तो हमारी फसल पाले से बच जाएगी। इसी प्रकार से और सल्फ़र के प्रोडक्ट हैं हाँ, उनका भी प्रयोग कर सकते। सल्फ्यूरिक एसिड का भी बहुत कम मात्रा में उसका भी उपयोग करते हैं, तो उससे हमारी जो फसल है, सरसों की फसल है, उसको पाले से बचाया जा सकता है। तो सर अभी तो हमने ये जाना कि सरसों की बुआई करते हुए उचित समय क्या होता है, और हमने ये भी जाना कि पाले से उसको कैसे बचाया जा सकता है। अब आप हमारे किसान भाइयों बहनों को ये बताएं कि सरसों की अच्छी पैदावार के लिए कैसे मृदा होनी चाहिए। देखिए, सरसों की खेती वैसे तो किसान भाई हर प्रकार की ज़मीन में इसकी खेती करते हैं और हमारे वैज्ञानिकों ने भी कई प्रकार की ऐसी किस्में बनाई हैं जो समस्याग्रस्त ज़मीन होती है उसमें भी वो अच्छा उत्पादन देती हैं। लेकिन सबसे जो उपयुक्त जो मृदा है वो हल्की दोमट मृदा जो होती है वो इसके लिए अच्छी मानी जाती है, जिसका जो सोयल का जो पीएच होता है उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो दर्शाता है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो जो पीएच की जो मात्रा है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए, वो मृदा सबसे अच्छी होती है। और ऐसी मृदा जिसमें जल निकास की व्यवस्था सही हो, दोमट मृदा में ये प्रकार का सही होती है जल निकास की, क्योंकि वैसे तो बारिश होती नहीं है पर कभी बारिश हो जाए तो पानी नहीं भरना चाहिए ऐसी ज़मीन में। कहीं नहर वगैरह जा रही हैं वहाँ उसके किनारे जो जलोढ़ मृदा होती हैं उनमें किसान भाई सरसों ना लगाएं। तो जो अच्छी हल्की दोमट मृदा है जिसका पीएच 6 से 7.5 तक है, उन मृदाएँ वो मृदा इसके लिए बहुत अच्छी होती है। तो सर जैसे हम सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सरसों की उन्नत किस्में आखिर होती कौन कौन सी हैं। देखो, सरसों की उन्नत किस्म का मतलब होता है कि जो समय के हिसाब से जो हमारी जो किस्में हैं उनमें बदलाव आता है। पुरानी जो किस्में हैं उनको हम नई किस्मों को जो जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और जो बदलते हुए जो वातावरण है, जलवायु है, उसमें अच्छा उत्पादन दे सकें, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो उनके अंदर और अधिक उत्पादन देने की क्षमता हो। हम जितने हमारे जो साधन उपयोग में ला रहे हैं,
फर्टिलाइज़र है या आपका पानी है, जो साधन ज़मीन है, जो उपयोग में ला रहे हैं, उनका सही तरीके से वो फसल उपयोग कर सके। तो ऐसी किस्मों को हम उन्नत किस्में कहते हैं। और बहुत सारी किस्में हैं हमारी जो ICR के बहुत सारे संस्थान, एक संस्थान है भरतपुर में पूरा सरसों पे ही काम करता है, वहाँ से किस्में निकलती हैं। हमारा पूसा अनुसंधान केंद्र है दिल्ली में, वहाँ से बहुत सारी किस्में निकली हुई हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो राज्य में कृषि विश्वविद्यालय हैं वो भी सरसों पे, क्योंकि सरसों मुख्य फसल है, तो वो भी कई किस्में निकालते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो उन्नत जो किस्में हैं सरसों की, उनमें आपके पूसा सरसों 25 है, पूसा सरसों 28 है, पूसा सरसों 30 है, हमारे पूसा संस्थान से जो निकली हैं, पूसा विजय है, तारक है, पुरानी वैरायटी है, कई पूसा बोल्ड है जो रेनफेड वर्ष असंचित क्षेत्र है उनमें काफ़ी अच्छी होती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी किस्में हैं। करण राय करके सीरीज है सरसों की, उसकी कई किस्में हैं, उनको किसान भाई काम में ले सकते हैं। आजकल सरसों के तेल के अंदर एक अम्ल होता है, यूरिक एसिड होता है, वो थोड़ा हानिकारक होता है, तो वो उसकी मात्रा 2% के आसपास रहती है। लेकिन अभी हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्में निकाल दी हैं कि उसकी मात्रा 0 है। तो जब 00 नाम की किस्में हैं, 00 मस्टर्ड, 00 मस्टर्ड मीन्स उसके अंदर यूरिक एसिड नहीं है, यूरिक एसिड फ्री सरसों की किस्में हैं। वो भी हमारे पूसा संस्थान ने काफ़ी विकसित की हैं, जिसमें पूसा मस्टर्ड 32 है, पूसा मस्टर्ड 33 जो वैरायटी हैं। ये किस्में हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड नहीं होता। उनका बाज़ार में दाम भी बहुत अधिक मिलता है इसके तेल का, और स्वास्थ्य के लिए वो तेल बहुत अच्छा होता है। तो ये उन्नत किस्में हैं। इनमें से कोई भी किसान भाई जो हमारे उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं उनमें इन किस्मों का उपयोग कर करके और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो सर, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि सरसों का बीज उपचार कैसे करते हैं? देखिए, सरसों का जो बीज है काफ़ी छोटा होता है और सरसों के अंदर काफ़ी जो फंगस होती है उसके माध्यम से बीमारियां लगती हैं। अगर किसी क्षेत्र में उन बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा है, और हमें जो बीजोपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये एक तरह से टीका लगाना है। बीमारी अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में हमारी फसल ऐसी बीमारियों से फ्री रहे, उसमें कोई बीमारी ना आए, इसके लिए हम बीजोपचार करते हैं। तो इसके बीजोपचार करने के जो फंगस को अगेंस्ट में जो काम में लेते हैं सूक्ष्म जीवाणु, या फिर आपके फंजीसाइड्स हम काम में लेते हैं, उनसे इसको बीज को हम उपचारित करते हैं। जिसमें आपके बाविस्टीन है, बाविस्टीन आपके 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बुवाई से पहले हम इसको उपचारित कर सकते हैं। और बायो फर्टिलाइज़र से भी हम हमारे जो बीज है उसको उपचारित कर सकते हैं। जो स्वच्छंद रूप से जो ज़मीन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे फास्फोरस को और नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं, वो फर्टिलाइज़र भी काम में ले सकते हैं। तो इनसे हमको बीज को उपचारित करना चाहिए। बीज को उपचारित करने का जो तरीका है वो ये है कि आपकी जो बीज है, सबसे पहले आप अगर इंसेक्टिसाइड से कीड़े की या उसकी बीमारी की दिक्कत है तो उसको पहले कीड़े वाली दवाई से करें, फिर आप फंजीसाइड से करें, सबसे बाद में आपके बायो फर्टिलाइजर्स करें। इसको बोलते हैं हम FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, देन बायो फर्टिलाइजर। उससे हमें बीज को उपचारित करना चाहिए। तो सर, आपने सरसों के बीज के उपचार के बारे में बताया, तो सर सरसों के बीज की कितनी मात्रा प्रति हेक्टेयर में होनी चाहिए और इसकी बुआई कैसे करें? बिल्कुल, देखो, सरसों के जो बीज की मात्रा मैंने बताया, सरसों बहुत छोटा दाना बहुत छोटा होता है, तो इसकी प्रति हेक्टर जो बुआई बीज की आवश्यकता पड़ती है 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। जो जैसे मैंने एक वैरायटी बताई पूसा बोल्ड, उसका दाना थोड़ा मोटा होता है, तो उसकी हमें 6 किलो भी बीज की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी जो वैरायटी का जो दाना है वो करीब छोटा दाना होता है, तो 4 से 5 किलो के बीज की आवश्यकता पड़ती है हमें 1 हेक्टर के लिए। तो इतने बीज की आवश्यकता पड़ती है। और इसकी बुवाई मुख्य रूप से हम लाइनों में करते हैं, और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो करीब 45 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर। ये हम सीड ड्रिल से बुवाई करते हैं। तो सीड ड्रिल से बुवाई जब करते हैं तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी हो जाती है। अगर पौधे से पौधे की दूरी अगर नहीं हो तो बाद में हम इसकी थिनिंग करके पौधे से पौधे की दूरी हम 10 से 15 सेंटीमीटर कर देते हैं। इस प्रकार से बुवाई करते हैं। और बुवाई करने से पहले हमारी जो बीज सैया तैयार करते हैं, अधिकतर जो किसान भाई हैं खेत में 2-3 जुताई करके और पाटा लगा करके फिर इसकी बुवाई करते हैं सीड ड्रिल से। लेकिन आजकल हमारे वैज्ञानिकों ने नई पद्धति भी निकाली है कि सरसों की खेती हम शून्य जुताई से भी कर सकते हैं। खेत में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी पर्याप्त है, अगर बारिश, जैसे अभी बारिश पड़ गई है तो अभी खेत में पर्याप्त नमी है, तो आप ऊपर की जो भी घास है उसको हटा करके और सीधी बिजाई कर सकते हैं सीड ड्रिल से। तो वो शून्य जुताई होती है, केवल आपको सीड डालना, जुताई नहीं करनी।
क्योंकि किसी भी फसल के लिए जुताई की ज़रूरत नहीं होती है। अगर जुताई नहीं करेंगे तो हम प्रति हेक्टर करीब 2,500 से 3,000 रुपये हम बचा सकते हैं। जो जुताई पे खर्चा होता है उसको हम किसी दूसरे और काम में लगा सकते हैं। तो शून्य जुताई में भी हमने देखा गया है कि इसकी जो उत्पादकता है सरसों की, वो जो जैसे हम जुताई करके जो सरसों लेते हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो किसान भाई शून्य जुताई से भी कर सकते हैं और बीज सही अच्छे से तैयार करके उससे भी कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ असंचित क्षेत्रों में हम जब बुवाई करते हैं तो चूंकि असंचित क्षेत्रों में बारिश पहले से चली जाती है सितंबर एंड में, तो ऊपर की सतह सूखी होती है, तो वहाँ आप शून्य जुताई नहीं कर सकते। शून्य जुताई केवल उन्हीं क्षेत्रों में की जा सकती है जहाँ आपके सिंचाई की आवश्यकता है। तो शून्य जुताई वाले क्षेत्र जहाँ शुष्क क्षेत्र है वहाँ आपको खेत को 2-3 बार जुताई करके और फिर पाटा लगा करके उस मॉइस्चर को सितंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट करते हैं और मिड अक्टूबर तक अपने 1-2 उसमें 2-3 बार जुताई करके और उस नमी को हम संरक्षित करके रखते हैं। और संरक्षित करने के बाद में फिर हम उसमें कूंड विधि से और सीड ड्रिल से उसकी बुवाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसकी बुवाई करते हैं। तो कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो वो वैज्ञानिक तकनीक नहीं है, जहाँ सिंचित क्षेत्र हैं वो ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। तो किसान भाइयों को ब्रॉडकास्टिंग वाली जो तकनीक है वो नहीं अपनानी चाहिए। वो वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, क्योंकि उसमें जो पौधों की संख्या है वो कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, और उसी हिसाब से जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है जिसमें सूर्य है, हवा, सूर्य की प्रकाश है, हवा है, इसका संचारण बराबर नहीं होगा। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि हमारी फसल का जो बढ़वार है वो अच्छी नहीं होगी और उत्पादन हमारा कम रहेगा। तो सर हमारे किसान भाई बहन सरसों की बुआई तो कर रहे हैं, पर सरसों की बुआई करते समय हमें खाद और उर्वरक की कितनी मात्रा डालनी चाहिए जिससे कि उनकी पैदावार अच्छी हो? बिल्कुल, जब हम बुआई की बात करते हैं तो उसी समय हमें कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं उनको हमें बुआई के समय देने की ज़रूरत पड़ती है। तो खासकर जैसे बारानी क्षेत्र है जिसमें बिना सिंचाई के जहाँ खेती करते हैं, तो वहाँ हमें तो उर्वरक केवल बुआई के समय ही देते हैं। बाद में तो क्योंकि पानी नहीं होता तो उसमें बाद में अगर आपको किसान भाइयों को देना है तो वो छिड़काव करके दे सकते हैं, जो भी फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है। तो जहाँ बारानी क्षेत्र है, मैं तो किसान भाइयों को कहूँगा अगर उन्होंने फसल अपनी काट ली है तो उससे 15-20 दिन पहले जो आपकी सड़ी गली गोबर की खाद है वो उसमें डालें। 1 हेक्टर में कम से कम 8 से 10 टन अगर सड़ी गली गोबर की खाद डालते हैं तो वो डाल करके अच्छे से मिला दें। और तो वो जो सड़ी गली गोबर की खाद है वो आपकी मृदा की नमी को भी संरक्षित करेगी और इसके अलावा आपके जो पौधे हैं उसको पोषक तत्व भी प्रदान करेगी। इसके अलावा हमें जो पोषक तत्व में जो बारानी क्षेत्र हैं जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उन क्षेत्रों में करीब 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20-25 किलोग्राम फास्फोरस और इतना ही 20-25 किलोग्राम पोटास देना चाहिए। ये सब मात्रा हमें बुवाई के समय देनी चाहिए। वैसे तो सिफारिश की जाती है कि अभी सोयल हेल्थ कार्ड की बहुत बात चल रही है, सभी किसान भाइयों को अपनी जो ज़मीन है उसका मृदा परीक्षण कराना चाहिए, जिससे मृदा में पता चल जाए कि उनकी मृदा में कितने पोषक तत्वों की क्या स्थिति है, कौन सा पोषक तत्व कम है, उसी हिसाब से इनकी मात्रा हम कर सकते हैं। अगर जिन किसान भाइयों ने नहीं मृदा परीक्षण कराया है तो वो इस हिसाब से 40-50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20-25 किलोग्राम फास्फोरस और 20-25 किलोग्राम पोटास ये बुवाई के समय डालें। और साथ में क्योंकि ये तिलहन फसल है, इसमें सल्फर जो पोषक तत्व है उसका बहुत महत्व है, तो करीब 20-25 किलोग्राम सल्फर भी हमें बुवाई के समय हमें डालनी चाहिए, जिससे हमारी जो फसल को ये पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सके। रही बात सिंचित क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, जहाँ हम किसान भाई 1 या 2 सिंचाई लगा सकते हैं फसल में, तो उनके लिए जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा थोड़ी डबल हो जाती है। सरसों के लिए 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और करीब 40 किलोग्राम फास्फोरस और इतना ही हमें पोटास की जरूरत पड़ती। तो ये किसान भाइयों को बुवाई के समय ही देना है। और सल्फर की मात्रा 20-25 किलोग्राम सल्फर की मात्रा सरसों के खेत में हमें देनी चाहिए। तो सर सरसों की बुआई करते समय हमें खरपतवार प्रबंधन कैसे करना चाहिए? बिल्कुल, देखो सरसों की बुवाई हो गई, फर्टिलाइज़र हमने डाल दिया, अब बात आती है जो मुख्य रूप से जो खरपतवार की दिक्कत आती है। अगर हम बारानी क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो वहाँ तो खरपतवार ज़्यादा नहीं आता क्योंकि ऊपर की ज़मीन सूखी होती है, तो जो भी खरपतवार के बीज आपके 2 से 3 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है उसी में से आते हैं, तो वो हमारी सूखी रहती है। तो जो असंचित क्षेत्र हैं उनमें खरपतवार ज़्यादातर नहीं आते हैं। अगर कोई आता भी है तो उसको किसान भाई हाथ से, जब आपकी फसल 25-30 दिन की हो जाए, हाथ से निकाई कर सकते हैं।
बाकी सिंचित क्षेत्रों में खरपतवार की बहुत समस्या रहती है, तो इसमें किसान भाई मुख्य रूप से ध्यान रखें कि बुवाई करने के तुरंत बाद एक पेंडिमिथिलिन दवा आती है, खरपतवार नाशी दवा है, करीब उसका 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व, कॉमर्शियली जो बाजार में मिलती है पेंडिमिथिलिन, उसका करीब 3 लीटर मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके बुवाई करने के तुरंत बाद या दूसरे दिन उसका स्प्रे कर देना है। तो जो भी ऊपर ज़मीन में जो खरपतवार के बीज होंगे वो जर्मिनेट नहीं होंगे, वो नहीं निकलेंगे और आपकी फसल खरपतवारों से रहित होगी। बुवाई के तुरंत बाद करना है। इसके बाद में अगर खरपतवार आती है तो हम हाथ से निराई गुड़ाई, एक निराई गुड़ाई कर सकते हैं, उसके बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसमें जो खरपतवार और फसल का जो क्रांतिक समय है वो करीब 30-35 दिन का है। 30-35 दिन के बाद में ये फसल इतनी बड़ी हो जाती है कि ये पूरे ज़मीन को ढक लेती है और फिर दूसरे पौधों को आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमें एक बार ही करीब वीडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने बुवाई के समय अगर नींदनाशी काम उपयोग लिया है, खरपतवार नाशी काम में लिया है, तो ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और अगर वो नहीं लिया है तो आपको 20-25 दिन में एक निराई गुड़ाई हाथ से करनी है और उसके बाद में फिर उसमें कोई खरपतवार नियंत्रण की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि सरसों की बुआई करते हुए जल प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए जब मैंने दोनों परिस्थितियों में आपसे बराबर बात करता गया हूँ, एक सिंचित असंचित 2 वर्ड मैंने बोले हैं। जी सर। ये तिलहन जो फसल है सरसों, जैसे कभी सर्दियों में भी बहुत तेज़ बारिश पड़ जाती है और पानी भर जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो ज़मीन है आप में उसमें पानी नहीं भरना चाहिए, उसका जल निकास होना चाहिए। ये बारानी क्षेत्रों में है। अगर बारानी क्षेत्रों में कहीं मावट बढ़ती है, जो सर्दियों में बारिश होती है उसको मावट बोलते हैं, तो जो मावट की जब बरसात होती है, अगर किसान भाइयों ने फर्टिलाइज़र कम मात्रा में डाला है तो जैसे ही बारिश पड़ती है तो किसान भाई 1 हेक्टर में 1 बैग यूरिया के हिसाब से वो डाल सकते हैं। बुवाई बारिश हुई और बारिश के तुरंत बाद वो डाल सकते हैं। तो एक तो वो है, उसमें तो जल प्रबंधन की आपको केवल निकास की व्यवस्था करनी है। दूसरे हमारी जो सिंचित जो ज़मीन है इसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें मुख्य रूप से 1 या 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो जब बुवाई सिंचाई देनी चाहिए जब इसमें ब्रांचिंग होती है, ये पौधा जब उग जाता है करीब ये 50 दिन की हो जाती है तो इसमें शाखाएँ निकलती हैं, तो उस समय हमें एक सिंचाई देनी चाहिए। अगर किसान भाइयों के पास पानी की व्यवस्था है तो उस समय पहली सिंचाई दें और उसके बाद में इसमें फूल आने के बाद में फलियां बन जाती हैं, फलियां भरती हैं, जब फलियों में दाना बढ़ का विकास होता है उस समय एक और सिंचाई दे दें तो आपकी फसल बहुत अच्छे से पकेगी। तो ये इन बातों का 2 अवस्थाओं का विशेषकर ध्यान रखें जब हम सरसों के खेत में सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। और जहाँ अपना नहरी क्षेत्र है, वहाँ जहाँ पानी भरता है, ऐसी ज़मीन को ना चुने सरसों के लिए, क्योंकि ये जल के प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर पानी अगर ज़्यादा ठहरेगा पीली पड़ जाएगी और ख़राब हो जाएगी फसल। तो इन चीज़ों का जल प्रबंधन में किसान भाई ध्यान रखें। सर, जल प्रबंधन में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए इसके बारे में बताया, तो अब आप हमारे किसान भाइयों बहनों को ये बताएं कि सरसों की फसल में कीट एवं रोग कौन कौन से होते हैं और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है? बिल्कुल, देखो सरसों में कीड़े भी आते हैं। अगर आपने समय से, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर किसान भाई अगर लेट से अगर बुवाई करते हैं तो इसमें एफिड की बहुत समस्या आ जाती है, क्योंकि जनवरी के बाद में और फरवरी के महीने में थोड़ा मौसम में बदलाव आता है, थोड़ा बादल छाते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, बारिश भी हो जाती है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो एफिड जो माहू है उसकी बहुत समस्या आ जाती है। तो वो सबसे ज़्यादा कीट इसमें लगता है। और दूसरी जो बारानी क्षेत्र हैं उनके अंदर दीमक की समस्या आ जाती है, दीमक लग जाती है। तो इन 2 कीट जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए, जैसे मैंने बताया, आपके दीमक की जो समस्या है, अगर हमने बीज को इंसेक्टिसाइड जैसे एक क्लोरोपाइरिफॉस दवाई आती है उससे अगर हमने उपचारित किया है बीज को, 1 किलोग्राम बीज को 5 ml दवा से अगर हमने मिला करके उसको सोइंग किया है तो कुछ हद तक दीमक की समस्या उसमें नहीं आएगी। दूसरा जो सिंचित क्षेत्र हैं और जहाँ लेट सोइंग की है वहाँ एफिड की समस्या, माहू की समस्या जो आती है, उसकी जो समस्या आती है उसके लिए तो पहले तो मैं कहूँगा किसान भाइयों के समय पे बुवाई करें। समय पे बुवाई करेंगे तो कीट व्याधियों की जो समस्या है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमारी अधिकतर जो वैरायटी है, अभी जो भी वैरायटी निकल रही हैं उनके अंदर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है होती है, तो उसमें रोग नहीं आते हैं ज़्यादा। तो फिर भी अगर हमें करना पड़ रहा है, हमारी ज़मीन या खेत हमारा जल्दी से खाली नहीं हुआ और हमें लेट से बुवाई करनी पड़ रही है, दूसरा ऑप्शन नहीं है,
तो जो एफिड आता है उसकी रोकथाम करने के लिए जैसे ही आपको कहीं एफिड दिखता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होता है, हाँ, आपने आज देखा है कल आपके खेत में पूरे में फैल जाएगा। तो जैसे ही आपको कहीं भी इसके जो दान दिखें, बहुत छोटा कीड़ा होता है, आपके जो फूल होता है उसके आसपास दिखेगा डाली पे, तो उसको जैसे ही आपके कहीं 2-4 पौधों में दिखे तुरंत उसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, जिसमें आपका मेलाथियान है 1 ml दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं, तो उसका स्प्रे करें और देखते रहें उसको फसल को डेली बेसिस पे देखते रहें। अगर आपका एफिड कम हो गया है, नहीं हुआ है, तो फिर 6-7 दिन बाद में आप दूसरी दवा मेलाथियान ना लेकर के मोनोक्रोटोफास है वो दवा काम में ले सकते हैं, उसकी भी 1 ml दवा प्रति हेक्टर के हिसाब से उसमें उसका स्प्रे कर सकते हैं। क्लोरोपाइरीफॉस दवा है, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो अगर एफिड आपका नहीं गया है तो ये कीट है, इनकी रोकथाम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो बीमारी आती हैं, इसमें चूर्ण फफूंदी, जो वाइट ब्लिस्टर, ये कुछ बीमारी आती हैं। शुरू में आपके जड़ गलन की बीमारी आती है, तो जैसा मैंने कहा अगर आपने फंजीसाइड यूज़ किया है, फंजीसाइड से बीज उपचार किया है, तो वो जड़ गलन की समस्या नहीं आएगी। और जड़ गलन कभी ऐसा होता है कि किसान भाई कच्ची गोबर की खाद काम में ले लेते हैं, तो उससे भी जड़ गलन हो जाता है, आपका कॉलर रोट हो जाता है, जो जड़ जहाँ आपका पौधा और जड़ का जो मेल होता है ना ज़मीन का, वहाँ से वो सूख जाता है, तो वो कच्ची गोबर की खाद है। तो सलाह है कि आप अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद ही डालें और बीज को उपचारित करके बोएं। और ये वाइट ब्लस्टर, चूर्ण फफूंदी, मृदुरोमिल, ये जो बीमारी जो आती हैं, अगर ये आती हैं तो इनकी रोकथाम करने के लिए आप कार्बेंडाजिम है या बाविस्टीन है, इसका 0.1% का सोल्यूशन करके इसका स्प्रे छिड़काव कर सकते हैं। तो उस छिड़काव करने से 1-2 छिड़काव करेंगे तो उससे ये कंट्रोल हो जाएगा कुछ हद तक। तो सर, अंत में जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं जो हमारे सरसों उगाने वाले किसान भाई हैं उनको मुख्य रूप से यही सलाह दूंगा कि सरसों बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और ये हमारे जो देश में जो तिलहन की जो आपूर्ति है उसको पूर्ण करने में और हमारे देश को तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने में सरसों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो इसकी अब सही तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से और जो हमने आज बातें यहाँ हमने चर्चा की हैं उन बातों को अमल करते हुए खेती करें। और मुख्य रूप से ये नगदी फसल है, इसमें किसान को आमदनी बढ़ती है, तो किसान भाई इससे देश की तो प्रगति होगी, इसके अलावा वो किसान भाई अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका अच्छी तरह से वैज्ञानिक विधि से सभी किसान भाई इसकी खेती करें और बहुत बहुत लाभ लाएं। तो सर, सरसों की उन्नतशील किस्में और बुआई के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अभी आपने सुना सरसों की उन्नतशील किस्में और बुआई पर आधारित हमारा एक खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए रेडियो तरंग पर। हम फिर हाजिर होंगे हमारी शान भारतीय किसान के एक नए एपिसोड में। अभी हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके प्रस्तुत करता है रेडियो तरंग 90.0 FM। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कड़ी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radiotarang@rla.du.ac.in, या आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है तरंग 90.0 FM। हमारे आज के कार्यक्रम की संचालक है खुशी और संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने, और इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर राकेश कुमार।